हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया ऑफ द सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि सेमेस्टर 7 बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम एंड पीबीए का कॉमन सब्जेक्ट है ये। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹150 ओनली, हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इस सब्जेक्ट का नाम मैसेज करें और आपको क्यूआर मिल जाएगा। पे करने के बाद नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 2 है एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बिजनेस हाउसेस का। तो जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो एक लार्ज बिजनेस ग्रुप होते हैं, यानी एक बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप होते हैं, या फिर एक कॉन्ग्लोमरेट होता है जो ओन करता है और कंट्रोल करता है बहुत सारी कंपनी को जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर चल रही है। और ये जो कंपनीज हैं इतनी सारी, उसका जो ओनर होता है वो एक ही ओनर होता है, यानी उसकी कॉमन ओनरशिप होती है। कंट्रोल भी उसको एक ही जगह किया जाता है, या और फैमिली या फिर कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल नहीं, एक सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम इसे समझे तो बिजनेस हाउस जो है ना, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनीज का ग्रुप जिनका ओनर सेम हो। ठीक है ना, जिसका सेम ओनर हो या फिर सेम फैमिली से वो बिलोंग कर रही हो कंपनीज जो हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिलायंस ग्रुप के अंदर आती हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर आती हैं। इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट इनका जो है, जो एक जगह अगर हम जाके देखें तो सबका लास्ट में जाके सेम ओनर है या फिर सेम फैमिली है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बिजनेस हाउस। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस हाउसेस के? सबसे पहला तो ओनरशिप कॉमन होती है, यानी कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं वो जो ओन किए जाते हैं या तो एक फैमिली द्वारा, सेम फैमिली से आते हैं या फिर सेम होल्डिंग कंपनी से आते हैं। जैसे कि टाटा सन्स है, उसके जो मेजर स्टेक्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है? टाटा स्टील में, टाटा मोटर, टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिवाइड हुए हैं ये सारी चीज़ें। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन होता है इसके अंदर। जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपना बिजनेस चलाते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, आईटी भी चलाते हैं, टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस। जैसे रिलायंस कंपनी है, वो पेट्रोकेमिकल्स भी बनाती है, टेलीकॉम भी आ गई उसके अंदर। अब वो जियो बनाने लगी, जियो के सेम रिटेल में भी काम करती हैं उनका, और मीडिया भी उनकी है। ठीक है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए बिजनेस हाउसेस के अंदर। थर्ड आता है आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, यानी कि अगर भले से हर कंपनी अलग है, उसकी मैनेजमेंट अलग है, बट जो उसके मेन डिसीजन होते हैं ना वो टॉप फैमिली लेती है। जैसे कि यहाँ पर रिलायंस और यहाँ पर टाटा सन्स, या फिर और ग्रुप लीडरशिप के द्वारा वो कंट्रोल की जाती है। और इसके अंदर शेयर्ड ब्रांड नेम होता है, यानी कि जो ज़्यादातर मोस्टली ग्रुप कंपनीज होती हैं वो सेम ब्रांड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे जो है पब्लिक को उसके ऊपर भरोसा होता है। जैसे कि टाटा का ब्रांड नेम है, ये उसकी सारी कंपनीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो टाटा वर्ड्स है वो सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका एक शेयर ब्रांड नेम होता है। सेकंड, इनका विजन लॉन्ग टर्म का होता है, यानी कि बिजनेस हाउसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर फैमिली रन बिजनेस होते हैं। ठीक है ना, और वो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते, वो चाहते हैं उनकी बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो हो। अब एग्जांपल्स क्या क्या आ गए मेजर बिजनेस हाउसेस जो कि इंडिया के अंदर हैं? सबसे पहला आ गया टाटा ग्रुप, जिनके फाउंडर थे या फिर फैमिली जिसको बोल सकते हैं वो थे जमशेदजी टाटा। इनकी मेजर कंपनीज कौन कौन सी हैं? टाटा मोटर, टीसीएस, टाटा स्टील, एयर इंडिया। नेक्स्ट है आपका रिलायंस ग्रुप, इनके फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, और इनकी मेजर कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्री, जियो, रिलायंस रिटेल। आदित्य बिरला ग्रुप है, जिसको फाउंडर हैं जीडी बिरला, और इनकी मेजर कंपनीज हैं ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट। नेक्स्ट आपका आता है महिंद्रा ग्रुप, इसके फाउंडर हैं जेसी महिंद्रा, और इन्होंने कंपनीज इनकी कौन कौन सी हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा। नेक्स्ट आता है आपका बजाज ग्रुप, इनके फाउंडर थे जमुना लाल बजाज, और इनकी मेजर कंपनीज कौन कौन सी हैं? बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ये सारी इनकी हैं। गोदरेज ग्रुप है, जिनके कौन थे? अर्देशीर गोदरेज, और इनकी कंपनीज कौन सी हैं? गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस हाउसेस का पार्ट होती हैं। अब रोल क्या है बिजनेस हाउसेस का इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के अंदर ये बिजनेस हाउसेस जो हैं काम आते हैं। इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए आज़ादी के बाद इन बिजनेस हाउसेस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, स्टील्स की, टेक्सटाइल्स की, ऑटोमोबाइल्स की, टेलीकॉम की, और पावर इंडस्ट्रीज लगाई हैं। लोगों को रोजगार दिया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है। 10 लाख लोगों को इन्होंने, 10 लाख लोगों, करोड़ों लोगों को
कंपनीज के थ्रू क्या मिली हैं, जॉब्स मिली हैं, या तो डायरेक्टली फॉर्म में, इनडायरेक्टली फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम हुई है। हमारे जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ये जो ग्रुप होते हैं ये हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये लार्ज स्केल के ऊपर गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, तो इससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। फोर्थ है इनोवेशन और रिसर्च, यानी कि बहुत सारे जो बिजनेस हाउसेज हैं वो आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो हमारे देश की टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो, हमारे देश के अंदर प्रोडक्ट इंप्रूव हो। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा आपका, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और जो है हमारा ग्लोबल आईटी इनोवेटर माना जाता है उसे। ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है, यानी कि जो इंडियन बिजनेस हाउसेज हैं वो ग्लोबली फैले हुए हैं, जिससे इंडिया की इमेज दुनिया भर के अंदर अच्छी हो रही है। जैसे कि टाटा ने जो है एक्वायर कर रखा है जैगुआर को, लैंड रोवर को, महिंद्रा जो है वो ऑपरेट कर रही है 100 से भी ज़्यादा कंपनीज में, तो ऐसे जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन है हमारी। सीएसआर भी ये निभाते हैं, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, यानी कि सोशल वेलफेयर का भी ये कंपनीज ध्यान रखती हैं, जैसे कि देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट का। जैसे टाटा ट्रस्ट बना हुआ है, रिलायंस फाउंडेशन बनी हुई है, तो ये सीएसआर की चीज़ें करती है। कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली बिजनेस का, तो फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो ओन, मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, जो मेंबर्स होते हैं एक ही सेम फैमिली के, ठीक है ना, जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस चलता है, उसको हम फैमिली बिजनेस कहते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है फैमिली बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये जो है एक तरीके से बैकबोन है इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की, फैमिली बिजनेसेस। तो सिंपल डेफिनेशन के अंदर समझें, एक ऐसा बिजनेस जहाँ जो ओनरशिप और जो मैनेजमेंट है वो फैमिली के अंदर ही पास डाउन हो जाती है। जैसे कि फादर का बिजनेस था, अब वो सन या फिर डॉटर चला रही है उसकी, तो इसी को हम फैमिली बिजनेस बोलते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे फैमिली बिजनेस के, पहली बात यह है कि फैमिली ओनरशिप होती है, कि जो ओनरशिप होती है वो फैमिली मेम्बर्स के अंदर ही रहती है। जनरेशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जो जो बिजनेस होता है वो कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं अलग अलग जनरेशन के थ्रू, कि पहले ग्रैंड फादर का था, फिर फादर का हुआ, बच्चों का हो गया। थर्ड, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े डिसीजन हैं वो फैमिली के बड़े लेते हैं या फिर एल्डर्स लेते हैं। फोर्थ है एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो फैमिली बिजनेस है वो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखलाता है एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के साथ। फिफ्थ है आपका लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, यानी जो फैमिली मेम्बर हैं उनका स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है अपने बिजनेस के साथ। एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे ये हैं इसके कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है, यानी कि जो हेड है उनको ही डिसीजन लेना होता है, तो वो लोग जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, और एकता ज़्यादा होती है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो है एक दूसरे पर भरोसा होता है लोगों को। और तीसरा ये है कि लॉन्ग टर्म फोकस होता है, यानी कि जो फैमिली बिजनेस हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें प्लान करके चलते हैं। वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि सिर्फ हमारा फ़ायदा हो जाए, वो फ्यूचर जनरेशन का भी सोच के चलते हैं। और इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना, वो सैलरीज के ऊपर सेविंग कर लेते हैं। फिफ्थ है ब्रांड रेपुटेशन बन जाती है, यानी कि जो बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस हैं वो अपने भरोसे की वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से और अपने एथिक्स की वजह से उनकी ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई हुई है। बट फैमिली बिजनेस के होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। पहला ये, अगर लड़ाई झगड़ा होगा फैमिली मेम्बर्स के बीच में कि कंट्रोल कौन लेगा, प्रॉफिट कौन कितना लेगा, और सक्सेशन के अंदर बिजनेस किसके पास जाएगा, तो इस वजह से जो है वो बिजनेस टूट सकता है। और अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हुए, कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली बिजनेस के अंदर जो है प्रोफेशनल मैनेजर्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो बिजनेस इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता। सक्सेशन के इशू होते हैं, कि यानी कि अब जो है फैमिली के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब कौन वो दुकान संभालेगा, ये चीज़ लाने में सक्सेशन इश्यूज आते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, यानी कि जो पुरानी जनरेशन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में नहीं लाना चाहती, तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। फिफ्थ होता है लिमिटेड कैपिटल है, यानी जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए। वो यही चाहते हैं कि जितना कमा रहा है उतना ठीक है, उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते। रोल क्या होता है फैमिली बिजनेस का इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सबसे पहला तो ये है डोमिनेंट प्रेजेंस होती है, यानी अगर 80 से 85% जो इंडियन बिजनेस है वो फैमिली ओन्ड है, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, यानी कि यहाँ पर जो है स्मॉल और लार्ज सेक्टर्स को दोनों जगह एम्प्लॉयमेंट मिलती है। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट आती है लोगों के अंदर, यानी कि जो फैमिली बिजनेस है वो जनरेशन्स को इंस्पायर्ड करते हैं कि वो भी एंटरप्रेन्योर बने आगे जाकर। वेल्थ क्रिएशन होती है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा जो बिजनेस एम्पायर है इंडिया के अंदर, वो इसी वजह से, फैमिली बिजनेस की वजह से ही जाना जाता है। और कल्चरल कंटिन्यूटी रहती है, यानी कि जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि
ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। और चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो ये हमने ऊपर भी देखे, सक्सेशन प्लानिंग और लीडरशिप ट्रांसफ़र, प्रोफेशनलाइजेशन नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, ग्लोबल कंपटीशन को अडेप्ट नहीं कर पाते, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, और फैमिली बिजनेस और इंटरेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी रोल ऑफ मॉडर्न रोल मॉडल्स इन इंडियन बिजनेस, यानी कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल्स वो आज के मॉडर्न डे के बिजनेसेस हैं या फिर लीडर्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं जो आज के टाइम में सक्सेसफुल हैं, और दूसरे लोगों के लिए भी वो एक आज के टाइम में एग्जांपल हैं कि आप लोग भी इनोवेटिव आइडियाज़ लाकर इतना ग्रो कर सकते हो। ठीक है ना, इनोवेटिव आइडियाज़ लाकर, एथिकल वैल्यूज़ लाकर, लीडरशिप स्टाइल लाकर, और सोसाइटी के ऊपर कंट्रीब्यूट कर कर आप भी इतना ग्रो हो सकते हो। ये जो बिजनेस लीडर हैं ये सक्सेसफुल सिर्फ प्रॉफिट बनाने में नहीं हुए, इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभाला, सस्टेनेबल ग्रोथ को भी संभाला, और अपने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर भी किया, और नेशन बिल्डिंग में भी इन्होंने मदद की। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है इन कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल्स की, यानी कि ये जो है सबसे पहली बात तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंस्पायर करते हैं कि वो भी बड़ा सोचें और वो भी इनिशिएटिव लें। ठीक है, और वो जो है प्रमोट करते हैं एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को, और साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, डिजिटलाइजेशन लाते हैं, और मॉडर्नाइजेशन लाते हैं इंडियन बिजनेसेस के अंदर। तो मेजर कंटेम्प्रेरी रोल मॉडल कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? सबसे पहला तो है रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लाया, सारी चीज़ों में इंटीग्रिटी लाया और भरोसा लाया सारे डीलिंग्स के अंदर, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा और देश को आगे बढ़ाने में मदद करी। सिंप्लिसिटी के साथ इन्होंने अपनी सक्सेसफुल जर्नी को कंप्लीट करा, और इन्होंने ये मानते थे कि पीपल बिफोर प्रॉफिट, यानी लोगों का भला हो प्रॉफिट से पहले। इनका जो बिजनेस फिलॉसफी यही थी, इनका ये था कि इनको कम्युनिटी का भला करना था, सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, और लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा जीतना था। इनके शॉर्ट टर्म गेन नहीं थे कि अभी पैसा कमा लूँ, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो फिर ये इसी के थ्रू बहुत सारी इनोवेशन लाया और क्वालिटी लाया अपने हर प्रोडक्ट के अंदर, और एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर इन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा, और जितने इतने सारे सोशल कॉजेज थे, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। बिहेवियरल ओरिएंटेशन इनकी ये थी कि ये काम थे, हम्बल थे और रिस्पेक्टफुल लीडर माने जाते थे, और ये एग्जाम्पल द्वारा लीड करते थे, यानी कि ये जो है अपनी एथिकल डिसीजन मेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे, और ये जो है अपने एम्प्लॉयज़ को अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते थे, और क्वाइट लीडरशिप के ऊपर मानते थे, यानी कि ये करके दिखाते थे बोलने से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल इनकी लीडरशिप के अंदर जो है टाटा ने जो है इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे कि जैगुआर, लैंड रोवर और टी जैसी कंपनी को जो है एक्वायर करा, और इंडिया को प्राउड फील करवाया दुनिया भर के अंदर। नेक्स्ट है आपके मुकेश अंबानी, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री के। इन्होंने भी अपनी चीज़ों के अंदर इनोवेशन लाया और मॉडर्नाइजेशन लाया। इन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और वो चीज़ें अफोर्ड कर सकें ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाई। इन्होंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिए, और विजन ड्राइवन लीडरशिप थी इनकी, और इन्होंने नेशन बिल्डिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा मदद की है। इनकी बिजनेस फिलोसफी ये थी कि जो बिजनेस की ग्रोथ हो वो उससे हमारे देश की भी ग्रोथ हो, और इनका ये था कि इनको लार्ज स्केल इम्पैक्ट लाना है, इनको सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, इनको बड़े स्केल पर इम्पैक्ट लाना है। तो ये सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भरोसा करते थे। बिहेवियरल ओरिएंटेशन ये थी, ये बहुत ज़्यादा विजनरी से और फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग करते थे, और जो है मैसिव एग्जीक्यूशन और स्किल के ऊपर फोकस था इनका, और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते थे कि वो भी क्लियर गोल बनाए और एम्बिशन हो उनका भी अच्छा, और जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और डिटेल ओरिएंटेड वर्क ये करते थे। इनका इनिशिएटिव जो था, जियो जो स्कीम आई थी, इन्होंने इंटरनेट को 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए जो है मिलियंस लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आए। नेक्स्ट है आपका NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के हैं। ठीक है, ये क्या लाता है अपने ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और एथिक्स हैं इन्फोसिस के अंदर। ये अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ पर सिंपलिसिटी और ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये मेरिटोक्रेसी, यानी कि प्रमोशन बेस्ड ऑन एबिलिटी नॉट बैकग्राउंड, यानी ये जो इनकी कंपनी के अंदर जो प्रमोशन दिया जाता है वो एबिलिटी के थ्रू दिया जाता है, बैकग्राउंड के थ्रू
नहीं दिया जाता। बिजनेस फिलॉसफी ये क्या थी, ये जो परफॉर्मेंस करते थे इंटीग्रिटी के साथ करते थे। इन्होंने लीगली और एथिकली अपनी वेल्थ को बढ़ाया और जो है एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया और टीम वर्क को बहुत ज़्यादा इन्होंने वैल्यू किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया लोगों का और सोसाइटी का भला करने के लिए। बिहेवियरल ओरिएंटेशन इनकी ये थी कि इन्होंने सिंपल लाइफ स्टाइल जिया बिलियनर होने के बावजूद भी, और इनका भरोसा था एथिकल गवर्नेंस के ऊपर। और ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, और एक ये डेमोक्रेटिक लीडर थे जो हर किसी के आइडियाज़ को सुनते थे। फॉर एग्जांपल जो है इसका इंडिया जो था, इंडिया इन्फोसिस जो है वो इंडिया की पहली कंपनी बनी जो कि NASDAQ के ऊपर जाकर लिस्टेड हुई, जिसने इंडिया को जो है प्रमोट करी, इंडिया की IT पावर को ग्लोबली प्रमोट करा। नेक्स्ट है हमारा अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के हैं हमारे। इनकी ये थी कि इनको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस था इनका। सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी थी और फिलैंथ्रोपी थी, यानी कि ये चैरिटी और सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे। बिजनेस फिलॉसफी इनकी ये थी कि जो वेल्थ का इस्तेमाल है वो सोसाइटी के भले के लिए होना चाहिए, और जो बिजनेस है वो एथिकल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और इन्होंने एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। बिहेवियरल ओरिएंटेशन इनकी ये थी कि वो अपनी सिंपल लिविंग और बड़ी सोच के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने मेजॉरिटी जो थी अपनी वेल्थ की वो उन्होंने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन नाम की वो बना रखी थी, एक फाउंडेशन, उसके थ्रू डोनेट कर दी। ठीक है ना। और ये क्वाइट वर्क के ऊपर बिलीव करते थे, ये पब्लिसिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। और इन्होंने जो था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर बिजनेस के अंदर इनकरेज करा। तो जो विप्रो था वो इंडिया की वन ऑफ द टॉप IT कंपनीज बन गई और एक स्ट्रॉन्ग एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ ये बनी। नेक्स्ट है आपका आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा ग्रुप के हैं। ये इनोवेशन, ट्रस्ट और एम्पावरमेंट इनकी वैल्यूज़ थी, और ये रिस्पेक्ट करते थे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को। कमिटमेंट थी इनकी सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर। बिजनेस फिलोसफी इनकी ये थी कि जो बिजनेस हैं वो ह्यूमन सेंटर्ड होने चाहिए, यानी लोगों के ऊपर, कम्युनिटीज़ को एम्पावर हमें करना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म होना चाहिए, यानी कि जो प्रॉफिट कमाए वो एक पर्पस के साथ कमाए। और ये यूथ को इनकरेज करते थे कि आप भी चीज़ें क्रिएटिवली सोचो और आप लोग भी एंटरप्रेन्योर बनो। ठीक है। बिहेवियरल ओरिएंटेशन ये थी, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, ओपन माइंडेड थे और एक क्रिएटिव लीडर थे। ठीक है ना। और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिसके थ्रू ये यूथ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे थे। और ये टीम कोलैबोरेशन के ऊपर और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और इन्होंने EV को इतना ज़्यादा प्रमोट करा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक करके। ठीक है ना। जब इंडिया के अंदर EV का इतना बूम आया भी नहीं, तो उससे पहले ये EV को इन्होंने इतना ज़्यादा प्रमोट कर लिया था। नेक्स्ट हमारी निर्मला सीतारमण या फिर किरण मजूमदार शो, जो कि बायोकॉन की हैं। ये प्रेजर्वेंस और हार्ड वर्क इनकी वैल्यू थी, और ये वुमेन को एम्पावरमेंट करती हैं, और इनोवेशन और साइंटिफिक एक्सेलेंस की वजह से ये जाने जाती हैं। बिजनेस फिलोसफी इनकी ये थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए होना चाहिए। इन्होंने जितने भी बैरियर्स इनके रास्ते में आए, इन्होंने सारी रुकावटें तोड़ी और दूसरे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई। और बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, ताकि लोगों को हेल्थ केयर जो मिले, जो आज के टाइम में इतना ज़्यादा हेल्थ केयर इतना महंगा हो चुका है लोगों के लिए, वो लोगों को अफोर्डेबल रेट पर मिले, उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। बिहेवियरल ओरिएंटेशन इनकी ये थी, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, कॉन्फिडेंट थी और फॉरवर्ड थिंकिंग लेकर चलती थी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, औरतों को इनकरेज करती थी कि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप करें। और इन्होंने बायोकॉइन बनाए और इंडिया की पहली बायोटेक कंपनी की ओनर बनी है। ठीक है। और जो है लो कॉस्ट इंसुलिन बनाई इन्होंने और मेडिकल इनोवेशन लाई। तो ठीक है। तो कॉमन वैल्यूज़ जो सब कॉन्टेम्प्ररी इंडियन बिजनेस लीडर्स के अंदर पाई जाती है, जो आप हर किसी के अंदर लिख सकते हो, वो है इंटीग्रिटी, यानी कि बिजनेस को ऑनेस्टी और एथिकली करना। दूसरा ये है इनोवेशन, यानी कि नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी का लाना। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोसाइटी को और कम्युनिटी को वापस चीज़ें लौटाना। सेकंड नेक्स्ट आता है आपका सस्टेनेबिलिटी, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर जनरेशन के लिए। कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पहले रखना। एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी अपने एम्प्लॉय को अपने वैल्यूएबल एसेट की तरह मानना, अपने फैमिली की तरह मानना। और लास्ट है नेशन बिल्डिंग, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना।
तो कॉमन बिजनेस फिलॉसफी ये थी सबके अंदर कि प्रॉफिट विद पर्पस हो, यानी कि पैसा कमाना ज़रूरी है बट उसके साथ साथ सोसाइटी का भी बेनिफिट करो। एथिकल लीडरशिप, यानी कि जो बिजनेस चलाओ फेयरनेस के साथ चलाओ, ऑनेस्टी के साथ चलाओ, रिस्पेक्ट के साथ चलाओ। इनोवेशन और एक्सीलेंस होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। आप हमेशा ये सोचो कि आप अपने बिजनेस को बेटर कैसे कर सकते हो, स्मार्ट कैसे बना सकते हो और एफिशिएंट कैसे बना सकते हो जिससे लोगों का भला हो। और सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करो। जो ग्रोथ होनी चाहिए वो आपके एनवायरनमेंट या फिर आपकी कम्युनिटी को हार्म ना करे। पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करो, अपने कस्टमर की इज्जत करो और उनके बीच में भरोसा बढ़ाओ अपनी कंपनी को लेकर। बिहेवियरल ओरिएंटेशन होनी चाहिए इंडियन बिजनेस लीडर्स की, यानी कि विजनरी थिंकिंग थी सब लोगों की, सबने फ्यूचर के बारे में सोचा। एम्पैथी थी, वो लोगों की ज़रूरत और लोगों के इमोशंस को समझते थे। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क था, यानी कि वो कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ फोकस करके चलते रहे। ह्यूमिलिटी थी, यानी कि ग्राउंडेड रहे इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी, यानी कि अपने जो है बिलियनर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जी हैं बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने। अडेप्टेबिलिटी, यानी कि वो ये चीज़ें लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे और टाइम के साथ चेंज होने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। टीम ओरिएंटेशन था, यानी हमेशा कोलैबोरेशन और टीम वर्क के ऊपर ये भरोसा करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है फैमिली बिजनेस के अंदर और उनके रेजोल्यूशन क्या क्या होते हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है इंडियन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो फैमिली बिजनेस के अंदर जो होते हैं, यानी कि जो मेंबर होते हैं सेम फैमिली के, वो आपको पता है कंट्रोल करते हैं बट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि कभी कभी किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है या फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, सबके एम्बिशंस अलग होते हैं, सबके पावर स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं फैमिली मेम्बर के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यही है कि जब फाइट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए फैमिली मेम्बर्स के बीच में कि किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, उसको कॉजेस कहते हैं। अब वो कहते हैं बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। अब रीज़न क्या क्या है, कॉजेस क्या क्या है फैमिली बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के? सबसे पहला तो सक्सेशन इशू, यानी कि अब नेक्स्ट लीडरशिप कौन लेगा, यानी इस बात पर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट होता है कि अब जो है कौन टेक ओवर करेगा इस बिजनेस को, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो रिटायर हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। यानी इसके अंदर सिबलिंग्स या फिर कजन्स के बीच में लड़ाई हो जाती है कि कौन कंट्रोल लेगा बिजनेस का। सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड वेल्थ होता है, यानी कि किसी किसी मेंबर को ऐसा लेफ्ट आउट फील होता है कि उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं लिया जा रहा है या फिर उसको प्रॉफिट नहीं शेयर करा जा रहा उसके साथ। थर्ड है जनरेशन गैप आ जाता है, यानी कि जो पुरानी जनरेशन है वो ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर अड़ी रहती है और जो यंगर जनरेशन है वो चीज़ों को मॉडर्नाइज करना चाहती है और रिस्क लेना चाहती है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है, यानी कि इसके अंदर जो उन्हीं फैमिली फैमिली मेम्बर्स को ही हायर किया जाता है, प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी होती है और बिजनेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चलने लग जाती है। और रोल कन्फ्यूजन होता है, यानी कि फैमिली मेम्बर्स को अपनी पोजीशन के बारे में वो अनश्योर होते हैं, यानी कि उनको ये नहीं पता होता कि उनका रोल क्या है उस फैमिली बिजनेस के अंदर। पर्सनल ईगो और राइवलरी भी आ जाती है, कभी कभी पर्सनल रिलेशनशिप होती है भाई बहन का, बाप बेटे का, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेस करने के अंदर रुकावटें आती हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कभी कभी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाते मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब इसकी इफेक्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस गिरेगी, लोगों का आपके ऊपर से भरोसा गिरेगा, टीम वर्क कम होगा और जिसकी वजह से आपका बिजनेस एम्पायर भी डिवाइड हो सकता है या फिर टूट सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, आपको इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर आपकी पूरी फैमिली जा सकती है। अब वेज क्या क्या है, आप किस तरीके से इनका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हो? सबसे पहले ये है कि ओपन कम्युनिकेशन करो, यानी कि रेगुलर मीटिंग करो जिसके अंदर आप बिजनेस के जो भी इश्यूज हैं ऑनेस्टली डिस्कस कर सको। क्लियर कम्युनिकेशन रखो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो। सेकंड है क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको अपनी ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़ और अकाउंटेबिलिटी पता हो। और जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ या फिर एग्रीमेंट बनाओ, यानी एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर जो है रूल ऑफ ऑनरशिप लिखे हुए होंगे, मैनेजमेंट लिखे होंगे और सक्सेशन किस तरीके से होगा, ये सारे रूल्स उससे रिलेटेड लिखे हुए होंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा उसके अंदर कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है, एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे लेना है फैमिली मेम्बर को हमारे फैमिली बिजनेस से। तो ये सारी चीज़ें उस फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन या एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो नॉन फैमिली प्रोफेशनल्स हैं आप उनको अपॉइंट करो जो है फेयर और एक्सपर्ट डिसीजन लेंगे। सक्सेशन प्लानिंग करो, यानी लीडरशिप इस तरीके से प्लान करो कि जो है आप जो है
सारे मेंबर उसके अंदर इन्वॉल्व हों और अच्छे से आपका बिजनेस आगे बढ़ पाए। और मेडिटेशन एंड काउंसलिंग करो, यानी कि न्यूट्रल मेडिटेटर्स का इस्तेमाल करो या फिर लीगल एक्सपर्ट का इस्तेमाल करो। जब भी कुछ सीरियस लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो शांति से कम हो जाए, उसके लिए मेडिटेशन और काउंसलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और बैलेंस फैमिली एंड बिजनेस रिलेशन होने चाहिए, यानी कि अपने पर्सनल इश्यूज़ को आउट ऑफ बिजनेस रखो। फैमिली के अंदर आपकी हारमनी रहे, रिस्पेक्ट रहे और एम्पैथी रहे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, तो जो अंबानी फैमिली है तो उसने रिलायंस को जो है डिवाइड कर दिया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, ताकि जो है उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये चीज़ शो करती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग के साथ। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर। तो जो गवर्नमेंट है वो हमारे यंग पीपल्स को, जवान लोगों को इनकरेज करती है कि आप लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है। और जो है इसने इसलिए उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले और स्कीम्स निकाली हैं। सबसे पहले जो प्रोग्राम आया था स्टार्टअप इंडिया आया था, जो कि लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना, यूथ के ऊपर की जो है उनको फाइनेंशियल, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करके उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाना। इसके फीचर्स ये थे, इन्होंने आसान कर दिया था किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना। इन्होंने बोल दिया कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ, जिससे आपका पेपर वर्क कम हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट दिए कि स्टार्टअप्स के लिए 3 ईयर का इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है शुरू के 10 सालों के लिए। ठीक है ना, शुरू के 10 साल में किसी भी 3 साल का आप चाहें इनकम टैक्स ना दें। फंडिंग सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने फंड्स ऑफ फंड्स क्रिएट करे, यानी 10,000 करोड़ तक के फंड्स क्रिएट करे जो वो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इनोवेशन फोकस करा इन्होंने, नए आइडियाज़ लाए टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। मेंटरशिप और इंक्यूबेशन किया, यानी कि स्टार्टअप्स जो थे उनको हेल्प मिली। जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं और मेंटर्स होते हैं गाइडेंस के, उनसे उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। और ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाए, फिर यानी कि जो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया और लो कॉस्ट कर दिया कि आपको अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है अपने स्टार्टअप्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट और लो कॉस्ट पर आपको हो जाएगा। इम्पैक्ट इसके क्या हुआ कि इंडिया जो है तीसरी जो है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का, और जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन हुई और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हुई। सेकंड है स्टैंड अप इंडिया, जो कि अप्रैल 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए किया गया था, बट ये जो है वुमेन और SC ST कम्युनिटीज़ के लिए किया गया था बेसिकली। ठीक है ना। और उनको ये जो है क्या करते थे, लोन्स प्रोवाइड करते थे और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। इसके लिए इसके फीचर्स ये थे कि उनको बैंक लोन मिल जाता था 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का, जो नए बिजनेस स्टार्टेड है होना चाहते थे। और जो थे एक औरत को या फिर SC ST एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता था। और यहाँ पर जो थे ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट करा है इन्होंने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में गाइडेंस दी है, ट्रेनिंग करने में गाइडेंस दी है, मार्केटिंग असिस्टेंस में गाइडेंस दी है और सोशल इंक्लूजन को इनकरेज करा है, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के उनको सेल्फ रिलायंट बनाया और उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर दी इन्होंने। मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2014 को आया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं दोनों ही हमारे इंडिया के अंदर रहें और इंडिया जो है हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। तो ये मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट था। इसके की फीचर्स ये थे कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा, यानी कि इन्होंने 25 की सेक्टर्स ले लिए थे, जैसे कि ऑटोमोबाइल, डिफेंस, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन जैसे सेक्टर्स को लेकर इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा। इन्होंने भी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लॉस को सिंपल कर दिया और जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए क्लियरेंस आसानी से हो जाए जिससे उनका बिजनेस बढ़े, ये उन्होंने कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया हमारे देश के अंदर, FDI आए, यानी कि FDI की लिमिट्स बढ़ा दी ताकि जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो इंडिया के मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने में मदद करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा उन्होंने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए, स्मार्ट सिटीज़ बनाई और ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधाएँ दी। जॉब क्रिएशन हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इससे जो है इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर वो आ गई। इससे जो है मल्टीनेशनल कंपनीज अट्रैक्ट हुई इंडिया की तरफ कि वो भी इंडिया के अंदर आकर फैक्ट्रीज लगाएं। और दूसरे भी और भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, इसने डिजिटल लिटरेसी को, ऑनलाइन पेमेंट को और ई बिजनेसेस को प्रमोट करा। MSME स्कीम्स होती हैं, तो जो जितने भी माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनको पैसा देकर हेल्प करी। MSME स्कीम्स ने
स्किल इंडिया था, इन्होंने स्किल ट्रेनिंग दी उन यूथ को जो जो ताकि जो क्या उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी आए और या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स उनके अंदर आ जाए। आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया गया था, यानी इसने लोकल प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस को इनकरेज करा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई गई थी, इन्होंने लोन्स प्रोवाइड करे 10 लाख रुपए तक के उन छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और शॉपकीपर्स के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना जो है बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ओवरऑल इम्पैक्ट यही हुआ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का कि जो है इसने इनकरेज करा यूथ को, ताकि जो है हमारे देश के अंदर जो है जॉब क्रिएटर बने, ना ही जॉब सीकर बने, यानी जॉब लेने वाले ना बने, जॉब बनाने वाले बने। इन्होंने इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो डिजिटल ग्रोथ को बूस्ट करा और एमएसएमई को मजबूत करा और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम बनाए इंडिया के अंदर। इंक्लूसिव इंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करा, वुमेंस के ऊपर, एससी एसटी के ऊपर और रूरल इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस करा। इंडिया की ग्लोबल इमेज बहुत ज़्यादा सुधरी इसके बाद, ठीक है ना। इंडिया को लोग एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी देखने लगे और इंडिया एक इनोवेशन का हब बन गया। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 4 के साथ। यूनिट नंबर 3 में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो यूनिट नंबर 4 के साथ मैं मिलता हूँ। जिसको भी नोट्स परचेस करने हैं नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ऊपर आई बटन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर मैसेज करें सब्जेक्ट्स के नेम के साथ, आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप नोट्स परचेज कर सकते हैं वहां से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।